हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग GA4 का एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स ये हमारा GA4 का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू GA4 समझने वाले हैं। GA4 किस तरीके से काम करता है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है GA4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टीज, स्ट्रीम्स, ये सारी चीजें GA4 के अंदर क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से GA4 को आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं उसके लिए, और कौन से मेथड्स बेहतर हैं GA4 को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बात करनी है GA4 की डेफिनेशन से। सो GA4 इज बेसिकली गूगल्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डिजाइन टू ट्रैक यूजर बिहेवियर अक्रॉस वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स। सो एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर क्या क्या डिफरेंट इवेंट्स करता है, किन पेजेस के ऊपर जाता है, किस टाइप से वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करता है, किस पेज के ऊपर कितना टाइम रुकता है, किस पेज से वो एग्जिट करता है। तो एक यूजर का इंटायर बिहेवियर ऑन योर वेबसाइट या फिर आपकी ऐप के ऊपर अगर आपको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स को यूज करना पड़ता है। आज के टाइम में हम GA4 को यूज करते हैं। इससे पहले जो है वो GA3 यानी कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो था वो था। एंड इट हेल्प्स यू टू एनालाइज द यूजर बिहेवियर और टू ट्रैक द यूजर बिहेवियर, बिकॉज अगर आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो एनालाइज कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप ट्रैक का ही होता है, फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो बेसिकली आपका एनालिटिक्स का होता है। इसलिए बहुत सारी ट्रैकिंग के लिए भी आप GA4 का यूज करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं बहुत सारी ट्रैकिंग के लिए आप GA4 का यूज करते हैं, विच मीन्स दैट कि आप इवेंट्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें जो है वो GA4 के अंदर ट्रैक करते हैं। जैसे अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और थैंक यू पेज के ऊपर जाता है तो आप इसको एज अ कन्वर्जन या फिर अगर आप उसको एज अ लीड ट्रैक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आप इसको GA4 के अंदर एज इवेंट जो है वो सेंड करते हैं और उस इवेंट को आप बोलेंगे लीड इवेंट। तो जब आप उसको ट्रैक करेंगे तभी आप उसको मेजर कर पाएंगे। यही मेन हमारा काम होता है GA4 का। और GA4 GA3 से काफी एडवांस्ड है, जो यूनिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा है, जो यूजर्स जर्नी को ध्यान में रख के काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसके बाद वहां से फिर वो आपकी ऐप के ऊपर जाता है और वहां पर कुछ इंटरेक्शन करता है। तो नाउ GA4 इज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो वही यूजर था जो आपकी ऐप के ऊपर भी आया था और जो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आया था, सो दैट जो भी वो इवेंट्स कर रहा है वो टाई अप हो सके एक ही यूजर के अक्रॉस और उसके बाद GA4 के अंदर जो है वो दिखाई दे। तो ये सारी चीजें आपको GA4 के अंदर देखने को मिल जाती, जो शुरुआती जो एनालिटिक्स के वर्जन्स थे उनके अंदर नहीं थी। उनके अंदर चीजें जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में थी। वेब की ट्रैकिंग और ऐप की ट्रैकिंग एक साथ जो है वो नहीं हो पाती थी। यूनिफिकेशन ऑफ यूजर जो है वो नहीं हो पाता था। यहां पर एक और चीज आप देख रहे होंगे जिसको हाईलाइट किया गया है। It is an analytics platform designed to track user behavior across websites and mobile apps in a privacy first or event based view. अब इन दोनों चीजों को ध्यान से समझते हैं। When I'm saying privacy first, which means that measurement is designed around user consent, इन सब चीजों को ध्यान में रख कर GA4 आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है या GA4 आपके लिए मेजरमेंट्स के सोल्यूशन को लेकर आता है। किन चीजों को ध्यान रख के? यूजर की कंसेंट। अगर यूजर की कंसेंट नहीं है उस वेबसाइट के लिए कि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दे, तो फिर वो वाली जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैक नहीं होगी। दैट इज बेसिकली प्राइवेसी फर्स्ट, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा बात होती है कि प्राइवेसी ड्रिवन चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान जो है वो GA4 रखता है। इसीलिए ये अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर इस चीज को बहुत हाईलाइट करके मेंशन करते हैं। वी आर प्राइवेसी फर्स्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एंड वी रिस्पेक्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड द प्राइवेसी जो अलग अलग गवर्नमेंट्स के हैं। डेटा मिनिमाइजेशन एंड लीगल कॉम्प्लायंसेस विदाउट ब्रेकिंग बिजनेस रिपोर्टिंग। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखकर भी GA4 is capable of giving you very perfect business reporting. Now, this is what privacy first in terms of GA4 means. Event based way, ये क्यों बोलते हैं? Because everything in GA4 is basically event. अब ये मैं आपको इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूं क्योंकि जो लोग GA3 के ऊपर काम करते थे या यूनिवर्सल एनालिटिक्स के ऊपर काम करते थे, देखो ये बात तो काफी पुरानी हो गई, अब लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, बट मैं केवल आपको कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वहां पर अगर आपको पेज व्यू ट्रैक करना होता था तो पेज व्यू एक इवेंट की तरीके से नहीं ट्रैक होता था। पेज व्यू पुराने वाले एनालिटिक्स के अंदर एज हिट जो है वो ट्रैक होता था। उसके बाद अगर आपको लीड इवेंट ट्रैक करना है तो वो फिर एज एन इवेंट जो है वो ट्रैक होता था, बट पेज व्यू आपका एज इवेंट जो है वो ट्रैक नहीं होता था। बट जो मैंने आपको यूनिफिकेशन की बात करी कि एक ही सिंगल यूजर की डिफरेंट डिवाइसेस के अक्रॉस जो जर्नी है, डिफरेंट ब्राउजर्स के अक्रॉस जो जर्नी है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अराउंड जो जर्नी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टिच हो सके और उसी यूजर को एट्रीब्यूट हो सके, इसके लिए जरूरी था कि एक सिंपल मेजरमेंट का जो तरीका है वो अपनाया जाए।
और सारी ही चीजों को एक ही तरीके से मेजर करने की कोशिश करी जाए। इसलिए GA4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती इवेंट। इवन पेज व्यू, जो आपका पेज व्यू होता है ना, वो भी एक इवेंट ही है। इवेंट की खास बात क्या होती है कि उनके साथ एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब पैरामीटर्स। हर इवेंट के एक पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज जो है वो एक इवेंट है, तो परचेज के साथ जो पैरामीटर्स होंगे परचेज इवेंट के साथ, वो किस टाइप के पैरामीटर्स होंगे? जैसे पहला पैरामीटर्स हो गया वैल्यू। कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज हुआ तो उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी करेंसी क्या थी, उस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो क्या थी, ये सारी जो चीजें होती, उस प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी। ठीक है, ये तो एक यूनिक आईडी हो गई, ये हो गई हमारी ट्रांजैक्शन आईडी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये होते हैं हमारे पैरामीटर्स। तो इवेंट का जो रियल मीनिंग सामने निकल के आती है ना, वो उनके पैरामीटर्स के साथ निकल के आती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं ये पेज व्यू हुआ, तो कौन सा पेज व्यू हुआ, ये कैसे डिफाइन होगा? भाई पेज व्यू तो हुआ, मैंने मान लिया कि पेज व्यू हुआ है या 10 पेज व्यू है, बट कौन से पेज व्यू है? तो ये जब आप पेज व्यू इवेंट के पैरामीटर को स्टडी करते हैं, लाइक पेज यूआरएल, तब आपको पता चलता है अच्छा ये /A पेज था, ये /B पेज था, ये /C पेज था। तब आपको पिक्चर जो है वो और ज्यादा क्लियर होती है कि ये जो डिफरेंट पेज व्यूज हुए हैं, ये पैरामीटर वाइज पेज यूआरएल के हिसाब से आपको और ज्यादा क्लियरिटी जो है वो देते हैं। तो इंटायर GA4 के अंदर आप ये देखोगे कि इवेंट्स के अराउंड आपको बहुत ज्यादा काम जो है वो करना पड़ता है, और इवेंट वाइज आपको बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने पड़ती हैं। तो जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं, गूगल एनालिटिक्स इज बेसिकली एन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, विच मींस दैट कि आप ट्रैक भी करते हो डिफरेंट इवेंट्स को, और उनके बेसिस पर आप बहुत सारी प्री बिल्ट जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी आप एक्सेस करते हो, और साथ ही साथ अपने लिए बहुत हैविली कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स भी आप बनाते हैं, और आप फिर अपने अकॉर्डिंग जो है उन रिपोर्ट्स को यूज करते हैं जहां भी जैसे आपको जरूरत है। तो इन सारी चीजों में GA4 आपकी मदद करता है। वही यहां पर मेंशन है कि दीज आर डिफरेंट यूजर एक्शंस दैट दीज पीपल आर डूइंग ऑन द वेबसाइट, और उसके अगेंस्ट जो GA4 के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा। जैसे अगर कोई पेज लोड होता है तो उसको हम पेज व्यू इवेंट के थ्रू जो है वो ट्रैक करेंगे। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी समझेंगे कि ये जो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड इवेंट्स और कस्टम इवेंट्स के अंदर क्या फर्क होता है, और उसके बाद डायमेंशंस, मैट्रिसेस, ये सारी चीजें जो है टर्मिनोलॉजीज वो आगे आपको समझ में आएंगी। अभी हम मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं कि भैया GA4 एक एनालिटिक्स टूल है जो आपको डिफरेंट चीजों को ट्रैक करने में मदद करता है। मेजरली आप इवेंट्स को जो है वो ट्रैक कर रहे होते हैं, और जब आप उसको ट्रैक कर लेते हैं तो फिर अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और जब रिपोर्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो फिर उस डेटा को आप और बेहतर तरीके से एनालिसिस भी कर पाएंगे, और एनालिसिस कर पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो यूजर का बिहेवियर है वो किस टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर प्लान्स मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बना पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट के ऊपर बटन क्लिक करता है, ये यूजर अगर कोई एक्शन लेता है, तो GA4 के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन एज अ क्लिक इवेंट होगा। कोई फॉर्म सबमिट करता है तो जनरेट लीड के फॉर्म में जो इवेंट है वो GA4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अराउंड इवेंट। इसकी हम बात और डिटेल में आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे। अब भाई साहब, जब भी GA4 को सेटअप करने की बात आती है कि ठीक है मैं जाऊंगा आराम से GA4 के ऊपर जो है वो अपना अकाउंट बना लूंगा, बट मेरे पास एक वेबसाइट है और उसके ऊपर मेरे को GA4 जो है वो सेटअप करना है, तो क्या क्या डिफरेंट तरीके जो है वो हो सकते हैं। तो जब भी आप सेटअप ऑफ GA4 जो है वो करने जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेटिंग अप GA4। वैसे स्टैंडर्ड तरीके से अगर देखा जाए तो GA4 के अलग अलग जो सेटअप मेथड्स हैं, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू GA4। अभी हम इसको वेबसाइट के भी बेसिस पर फर्दर जो है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो GA4 आपको अपना एक जो स्क्रिप्ट है वो देता है। अभी प्रैक्टिकली सारी चीजें हम लोग देखेंगे, जिसको आप G टैग बोलते हो, gtag.js बोलते हो, इसको कुछ लोग गूगल टैग जो है वो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो सेटअप मेथड ये है कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल गई, वो जाकर आप वेबसाइट के सभी पेजेस के हेडर के अंदर जो है वो आप लगा देते हैं जाकर उस स्क्रिप्ट को। तो ये तो पहला मेथड है। तो कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, उसके ऊपर जो है वो आप स्क्रिप्ट जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस वगैरह को यूज कर रहे हैं, या ऐसे CMSS को यूज करें जहां पर प्लगइन्स के या एप्स के फीचर्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस, तो वहां पर तो शॉपिफाई की अगर बात करें तो आपको एप्लीकेशंस मिल जाती है, तो उसके थ्रू आप GA4 बड़ी आसानी से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन्स मिल जाती है, उसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो GA4 है वो डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस के अंदर जो है वो आप gtag.js वाला जो कोड है वो नहीं लगा सकते, स्क्रिप्ट नहीं लगा सकते, वो भी आप लगा सकते हैं।
आप उसमें जो header.php की फाइल होती है उसमें जाकर आप हेड सेक्शन में जाकर अपना कोड लगाना चाहे तो कोड लगा सकते हैं। तो वो कोड वेबसाइट के सारे पेजेस के ऊपर लग जाएगा जहां पर भी header.php की फाइल जो है वो कॉल हो रही होगी। यही करते हैं ना, वर्डप्रेस में जाते हैं और header.php की एक फाइल होती है उसके अंदर, और header.php की फाइल के अंदर हेड सेक्शन में जाकर आप जो है वो अपना gtag.js का जो कोड है वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी आप, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें GA4 को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद लाइव कर देते हैं। तो जिन जिन पेजेस के ऊपर जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हैं, जहां पर भी हेडर फाइल कॉल हो रही होगी, यानी जहां पर भी हेडर होगा वहां पर वो कोड जो है वो रन होगा और उस पेज के ऊपर जो है वो GA4 एक तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट के 5 पेजेस के ऊपर हेडर था और एक आपने लैंडिंग पेज बना दिया उसी वेबसाइट के ऊपर और उसमें हेडर नहीं है, तो क्या उसमें GA4 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज आपने जो GA4 इंस्टॉल किया है या GA4 का जो कोड बेसिकली लगाया वो आपने कहां लगाया है? GA4 का जो कोड है वो आपने लगाया है header.php फाइल में, और header.php फाइल जो है वो उस लैंडिंग पेज के ऊपर कॉल नहीं हो रही क्योंकि वहां से आपने हेडर और फुटर को रिमूव कर दिया। यही होता है ना, लैंडिंग पेज के ऊपर तो बहुत सारे लोग हेडर और फुटर लगाते नहीं, इसलिए ये ऑडिट करना भी बड़ा जरूरी होता है कि आपकी सभी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली GA4 लगा भी है या नहीं लगा है। तो इस टाइप से बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द वेबसाइट और क्या फिजिबिलिटी है, आपके पास डेवलपर है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप जो GA4 है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ GTM यानी कि गूगल टैग मैनेजर की भी मदद से आप GA4 लगा सकते हैं। तो जितने भी स्मार्ट मार्केटियर्स हैं वो GTM वाला ही मेथड यूज करते हैं, नो मैटर कि वेबसाइट की टेक्नोलॉजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट जो है वो मैं मान के चल रहा हूं वर्डप्रेस पे, या आपकी वेबसाइट जो है वो शॉपिफाई पे, ठीक है, या फिर आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टम कोडेड है, ठीक है, या आपने बेसिकली HTML CSS को यूज करके बनाया है। अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, या कोई भी XYZ आपका जो है वो LMS है कोई, या फिर आपका CMS है, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू द वेबसाइट। कोई भी ऑप्शन आपके सामने जो है वो आ सकता है। तो वर्डप्रेस में जैसे मैंने आपको बताया, क्या प्लगइन का ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है। क्या वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्ट कोड नहीं लग सकता? लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या वर्डप्रेस में ऐसा हो सकता है कि सर पहले वर्डप्रेस में GTM को इंस्टॉल कर दें और उसके बाद GTM की मदद से हम लोग GA4 को इंस्टॉल करें? यही वाला मेथड जो है बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे, और इसी मेथड को ज्यादातर मार्केटियर्स जो है वो फॉलो करते हैं बिकॉज उनको यहां से बहुत ही बेहतर कंट्रोल मिल जाता है। अब मार्केटियर्स का मेन पंगा क्या रहता है कि उनको बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो है वो ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। तो हर बार डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट इवेंट टैग को GA4 के फायर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें तभी बेहतर तरीके से वो खुद से कर पाएंगे जब GTM उनके पास होगा, बिकॉज GTM उनको अलाउ करता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कुछ मॉडिफाइड टाइप्स के GA4 के इवेंट्स को सेटअप करने के लिए। अब उनको बार बार डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बार बार डेवलपर से नहीं बोलना पड़ेगा देखो भैया थैंक यू पेज लोड हो तो ये वाला इवेंट टैग लगा देना, भैया ये बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये बटन क्लिक जब इवेंट हो तो ये वाला टैग जो है वो लगा देना। तो उनको बार बार जो है वो डेवलपर को रीच आउट नहीं करना पड़ेगा। तो मार्केटियर्स या स्मार्ट मार्केटियर्स क्या तरीका अपनाते हैं कि वो कहते हैं भैया वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी की हो, बस एक बात मेरे को मेहनत करनी है कि उस वेबसाइट के ऊपर मेरे को GTM यानी कि गूगल टैग मैनेजर जो है वो लगा देना। और वो भी क्या है, वो एक जावा स्क्रिप्ट का कोड है। गूगल टैग मैनेजर भी एक जावा स्क्रिप्ट ही, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा और उसकी मदद से फिर आप बाकी के जो टैग्स है वो बड़ी आसानी से जो है वो फायर कर पाएंगे। तो आपको केवल एक ही बार पेन लेने की जरूरत है कि भैया मेरी वेबसाइट के सभी पेजेस के ऊपर GTM लगा दो, एक बार लगा दो, उसके बाद मेरे को GA4 का टैग फायर करना हो, मेरे को गूगल एड्स का फायर करना हो, मेरे को लिंक्डइन का फायर करना हो, पिंटरेस्ट का फायर करना हो, गूगल एनालिटिक्स 4 के मल्टीपल इवेंट्स टैग्स फायर करने हो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं GTM की मदद से कर लूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द वेबसाइट, कोई भी टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर भी अभी हम लोग GTM को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसकी मदद से GA4 जो है उसको हम लोग जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। अगेन जब GTM को इंस्टॉल करने की बात आती है स्पेशली वर्डप्रेस के अंदर, तो उसके भी बहुत तरीके, बिकॉज GTM को भी इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स हैं जो आपकी मदद कर देती हैं। GTM को भी जैसे मैंने आपको बताया अपीयरेंस में जाकर उसके बाद header.php वाली फाइल को ढूंढकर वहां पर भी आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दो मेन तरीके हैं जिनकी मदद से जो है वो GTM वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल जो है वो हो जाता है। शॉपिफाई में भी एप्स के थ्रू GTM इंस्टॉल हो जाता है, या आप डायरेक्ट जो है वो कोड एक्सेस कर सकते हैं। कस्टम कोडेड में तो एप्स नहीं होंगी, आपको डायरेक्ट कोड एक्सेस करके ही जो है वो GTM को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, कस्टम कोडेड वेबसाइट के अंदर अगर मैं बात करूं प्लगइन्स की तो उसका भी ऑप्शंस नहीं है, एप्स की बात करूं उसका भी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कस्टम कोडेड के अंदर कि आपको डेवलपर के पास जाना पड़ेगा और उससे बोलना पड़ेगा
कि भैया जहां पर भी मेरी फाइल जो है वो रखी हुई है, यानी कि जहां पर भी मेरी वेबसाइट रखी हुई है उसके पेजेस का कंटेंट जो है वो रखा हुआ है, तो हमारे पेजेस में जो हेडर कॉल हो रहा है उस हेडर वाली फाइल के अंदर जाकर हेड सेक्शन में, देखो डिफरेंस है, मैं क्या बोल रहा हूं, हेडर वाली फाइल के अंदर header.php एक फाइल है और उस पेज के ऊपर हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है, ये सारे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ना, टैग्स होते हैं बेसिकली सेक्शंस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। तो जब मैं header.php बोल रहा हूं ना, उसका मतलब क्या है कि मैं header.php फाइल की बात कर रहा हूं, तो वो फाइल कॉल होती है तब जाकर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जो हेडर है वो बनता है। तो जो हेडर बनाने का कोड है ना, कुछ कोड लिखा गया होगा जिससे वो हेडर बनता है, तो उस कोड में हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि header.php फाइल के अंदर हेड टैग में जो आपकी स्क्रिप्ट है, कोड है, चाहे वो GTM का कोड हो या GA4 का कोड हो या मेटापिक्सल का कोड हो, वो वहां पर जो है वो डाला जाता है। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो कस्टम कोडेड में प्लगइन का ऑप्शन नहीं है। HTML CSS में भी जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट आप डेवलपर को बोल दो और फिर डेवलपर से आप अपना GTM का जो कोड है वो वेबसाइट के ऊपर लगा दें। और GTM कोड को भी वेरीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं कि भैया GTM हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्ली लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। LMSS एंड CMSS के अंदर एक और ऑप्शन होता है कि वो आपको बैकएंड में ही एक कुछ ऐसा ऑप्शन दे देते हैं जहां पर आप सीधे जो है ना वो GA4 की आईडी मेंशन करें और GA4 और वो जो आपका LMS है वो कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफी को यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है learn.umartaski.com, ये ग्राफी के ऊपर होस्टेड है, मैं पहले भी आपको बताया। तो इसके पीछे एक प्रॉपर LMS जो है वो है, तो उस LMS के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि हम GA4 की आईडी जो है वो डायरेक्टली डाल दें, जिससे कि ये वाली हमारी वेबसाइट और जो GA4 है वो कनेक्ट हो जाता है। फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इंटरेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, कोई भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें GA4 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये LMS की ब्यूटी है, इसीलिए आपसे जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करके देते हैं, तो ये भी फीचर आप देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि LMSS आपको केवल GA4 कनेक्ट करने का ऑप्शन देंगे, LMSS फिर आपको पिक्सल लगाने का भी ऑप्शन दे देंगे। अगर आप और ज्यादा अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे इवेंट्स को सेंड वगैरह करना चाहते हैं तो वो GTM का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करके दे देंगे। तो अगर आपने एक बार एक वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली GA4 लगा दिया है तो फिर GTM से दोबारा GA4 लगाने की जरूरत नहीं है, वरना दो बार वो जो कोड है वो फायर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेज लोड हुआ, बट अब वो GA4 को क्या जाएगा कि दो बार जो पेज व्यूज हैं वो हुए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक बार डायरेक्टली GA4 से जो है वो कनेक्ट कर लिया अपनी वेबसाइट को विदाउट GTM, तो जरूरी नहीं कि आप GTM के थ्रू वापस से जो बेस कोड है GA4 का वो लगाएं। अगर आप इवेंट कोड वहां से डायरेक्टली फायर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दोबारा GA4 का बेस कोड आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, या जो GA4 का स्टैंडर्ड कोड होता है उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सारी गलतियां जब भी आप डिबग कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, चीजें वो पकड़ में आ जाती है। इतनी भी दिक्कत की बात नहीं होती कि भैया दो इवेंट जो है वो क्यों आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिबग में क्लियर हो जाएंगी। यही सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन करी हुई है, जो मैंने आपको बताया कि एक gtag.js आपका होता है जो कि हमारा GA4 का कोड होता है। अब इसमें आपको कंट्रोल जो है वो लो मिलेगा, स्केलेबिलिटी लो है और एड्स रेडी नहीं है, बिकॉज एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आपको जो है वो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है, तो इसमें बंदे जो है वो फंस जाते हैं। CMS प्लगइन में जो कंट्रोल है वो मीडियम होता है, स्केलेबिलिटी मीडियम होती है। क्यों मीडियम होती है? बिकॉज वो प्लगइन्स बहुत सारे आपको इवेंट्स बनाने की फैसिलिटीज बाय डिफॉल्ट नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो क्योंकि वो पहले से कुछ सेटिंग्स के साथ होती हैं, तो वो कुछ इवेंट्स को बाय डिफॉल्ट GA4 के अंदर आपकी वेबसाइट के बेसिस पे सेंड कर देती है, बट बहुत हैवीली कस्टमाइज्ड इवेंट्स नहीं सेंड करती है। इसके बाद आ जाता है आपका GTM क्लाइंट साइड। यहां पर मैं वेब बेस्ड ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सर्वर साइड ट्रैकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सर्वर साइड GTM के अंदर आपको फुल्ली कंट्रोल मिल जाएगा, फुल्ली स्केलेबल होंगे, एड्स रेडी होंगे और ये सारी चीजें आपको GTM में भी मिल जाएगा। बट कंट्रोल सर्वर साइड GTM में और ज्यादा हाई जो है वो आपके पास होता है, स्केलेबिलिटी भी और ज्यादा हाई होती है और थोड़ा सर्वर से आप इवेंट्स को सेंड कर पाते हैं। तो जो भी आपकी बहुत सारी प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, कुकीज रिलेटेड कंसर्न्स हैं और एड ब्लॉकर रिलेटेड कंसर्न्स हैं कि भाई इवेंट्स जो है वो प्रॉपर्ली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं GA4 के अंदर, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा मेथड्स होते हैं मेजरमेंट प्रोटोकॉल के, जो काफी इंटरप्राइज लेवल की चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। आप सारी चीजें जो है वो विद द हेल्प ऑफ GTM क्लाइंट साइड कर सकते हैं और इसी का फिर नेक्स्ट चीज आती है कि आप सर्वर साइड GTM जो है वो सीख लें। तो GTM क्लाइंट साइड हम लोग को सबसे पहले कॉन्फ़िगर जो है वो करना है,
ठीक है, और इसमें कंट्रोल, स्केलेबिलिटी और एड्स रेडीनेस होती है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आप बहुत सारी चीजें जो वो सीखेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर GA4 डेमो अकाउंट अगर आप मेंशन करेंगे ना, तो गूगल ने क्या किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ डेमो अकाउंट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं एक्सेस दी डेमो अकाउंट, तो गूगल की अपनी कुछ वेबसाइट्स है, जैसे गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है। यहाँ पर आके मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल का एक मर्चेंडाइज स्टोर है, राइट। सो इस मर्चेंडाइज स्टोर का, ये जो गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है, इसका एनालिटिक्स भी होगा, भैया एक वेबसाइट है तो इसके ऊपर गूगल एनालिटिक्स भी जो है वो लगाया होगा गूगल ने। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है जो इस वेबसाइट से कनेक्टेड है, इसका ये एक काइंड ऑफ व्यू एक्सेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से इनकी एक ऐप है फ्लडिट, तो इस फ्लडिट का भी ये ऐप एंड वेब वाला जो अकाउंट है ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सो दैट आप डेटा जो है वो देख पाए और ये इंटरफेस किस तरीके से काम करता है वो आप देख पाए। क्योंकि अगर आपको एक ट्यूटोरियल देखना है और आपके पास फॉर दैट मोमेंट अकाउंट नहीं है, या आपके पास अभी उतनी डेटा नहीं है, उस टाइप की डेटा नहीं है आपके अकाउंट के अंदर जिस टाइप की डेटा इनके अकाउंट के अंदर है, तो वो चीज आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी मजेदार चीज है कि इन्होंने ये कुछ डेमो अकाउंट जो है वो दे रखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर ये डेमो अकाउंट जो है हो गया और वो यहीं पर आपको डेमो अकाउंट्स के अंदर जो है वो दिखने लगे। तो वट एवर इज हैपनिंग यू कैन सी ओवर हियर, जैसे कितने इवेंट्स हुए, कितने यूजर्स अभी एक्टिव हैं, लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर्स एक्टिव थे, किस कंट्री से एक्टिव हैं, और यहाँ पर जाकर आप बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो भी देख सकते हैं। एक्विजिशन की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इंगेजमेंट्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, मोनेटाइजेशन बेस यानी कि परचेज जर्नी, जो ट्रांजेक्शन्स हुए वो सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज समझिए, अब आपको यहाँ पर ई कॉमर्स बेस्ड रिपोर्ट्स इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो देख रहे हैं और उसकी एनालिटिक्स को आप यहाँ पर ट्रैक जो है वो कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट की एनालिटिक्स को देखेंगे जहां पर लीड जनरेशन के ऊपर काम हो रहा है या लैंडिंग पेज के ऊपर काम हो रहा है, तो वहां पर बहुत सारा परचेसेस तो होंगे नहीं, फॉर्म फिल वगैरह होंगे, तो वहां पर आपको उस टाइप की जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लोर वाला ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप कस्टमाइज्ड बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट जो है बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रिपोर्टिंग मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं, जैसे फनल वाले को यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, ओपन एंडेड मॉडल को यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ चार्ट्स वो यूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। तो यू हैव ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर और बहुत पावरफुल ये टूल है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स फ्री है। हाँ, गूगल एनालिटिक्स फ्री तो है, बट गूगल एनालिटिक्स का एक और वर्जन है, गूगल एनालिटिक्स 360, वो फ्री नहीं है। तो मजेदार चीज ये है कि गूगल कहता है कि गूगल एनालिटिक्स में बहुत एक्यूरेट आपको डेटा नहीं मिलती, सारी आपको डेटा नहीं मिलती, बहुत ज्यादा आप डेटा जो है वो गूगल एनालिटिक्स के अंदर नहीं रख सकते। एक और टूल है गूगल एनालिटिक्स 360, उसमें अगर आप पेमेंट करते हैं या उसका अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो आप और ज्यादा डेटा जो है वो रख सकते हैं और एक्यूरेट और प्रिसाइजली आप जो डेटा है वो देख सकते हैं। भैया मुझे तो कभी गूगल एनालिटिक्स 360 की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अकाउंट देखे जरूर है बट मैंने बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी और बहुत ही महंगा है। गूगल पे जाकर आप चेक कर लीजिएगा कि गूगल एनालिटिक्स 360 की जो कॉस्ट है वो आज के टाइम में क्या है। अभी भी अगर हम देखना चाहें तो गूगल एनालिटिक्स 360 प्राइसिंग मैं टाइप करता हूं यहाँ पर एंड यू वुड बी एबल टू सी कि कितने की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गूगल एनालिटिक्स 360 प्राइसिंग इज कस्टम फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस स्टार्टिंग अराउंड $50,000 पर ईयर, दैट्स अ बेस लेवल एग्जांपल, 25 मिलियन इवेंट्स पर मंथ। तो बेसिकली जैसे जैसे इवेंट्स जो है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है कि गूगल एनालिटिक्स का जो यूज है वो आपके लिए कम होता जाए और आपको एट द एंड ऑफ द डे 360 के ऊपर मूव करना पड़े। मुझे कभी उस चीज की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने इस चीज को जो है वो बता दिया। यहाँ पर हमारे डेमो अकाउंट्स हैं। अब हम सीधे एक डमी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि GA4 को इंस्टॉल कर दें एक बार सही तरीके से। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डमी टाइप ऑफ वेबसाइट है और उसके ऊपर जो है हम लोग GA4 को इंस्टॉल करने वाले हैं। साथ ही साथ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टैग असिस्टेंट वाला एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ कि अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई गूगल का जो टैग है वो लगा है या नहीं लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नो गूगल टैग्स फाउंड, यहाँ पर अभी कोई भी गूगल का जो टैग है वो नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि हम लोग गूगल टैग मैनेजर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। गूगल टैग मैनेजर को सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद GA4 को विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड फ्रॉम
ए मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू। वरना लोग आपको बताएंगे अरे क्या है GA4 कनेक्ट ही तो करना है, तो प्लगइन से कर लीजिए, तो करना है तो कर ही लीजिए, वो हो भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप और एडवांस लेवल पर इवेंट्स वगैरह से खेलना चाहते हैं तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले टैग मैनेजर के ऊपर जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लूंगा। अकाउंट सेटअप में मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूट्यूब कोर्स, और कंट्री में यहाँ पर इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। शेयर डेटा विद गूगल एंड अदर्स, टिक ही कर लीजिए, वैसे भी गूगल आपकी डेटा तो है वो ले ही लेता है। कंटेनर का नेम मैं वेबसाइट के नेम पे जो है वो मेंशन कर दूंगा। तो एक बार मैं यहाँ से वेबसाइट जो है वो उठा लेता हूँ, ये एक रैंडम सी वेबसाइट है बस जो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब हमें ये जो GTM का कंटेनर लगाना है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, इसलिए मैं वेब कंटेनर टाइप जो है वो सेलेक्ट करूंगा। हो सकता है मुझे ये GTM अपने iOS ऐप के ऊपर इंस्टॉल करना होता या एंड्रॉइड ऐप के ऊपर इंस्टॉल करना होता, या जो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं जो कि अब डिप्रिकेट हो गए ऑलमोस्ट, इनके ऊपर अगर इंस्टॉल करना होता तो मैं ये सारे मेथड्स यूज करता। या फिर मेरे को GTM सर्वर साइड कंटेनर जो है वो बनाना होता तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करता। बट अभी फॉर नाउ मैं वेबसाइट को यूज कर रहा हूं, तो मैं वेब वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके मैं क्रिएट करूंगा। और यहाँ पर मुझे कुछ ये एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लंबी चौड़ी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, नॉर्मल सी चीज है। नाउ यहाँ पर देखिए ये हमें जो कोड है वो इंस्टॉल करना है, और ये जो पूरा कोड देख रहे हो आप अपना GTM भी बनाओगे ना तो यही वाला जो आपका कोड है वो होगा। बस जो बदलती चीजें ना वो इस GTM कंटेनर की जो यूनिक आईडी है ना ये बदलती है। तो तुम्हारे कंटेनर की यूनिक आईडी अलग होगी, मेरे कंटेनर की यूनिक आईडी अलग होगी, और ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो सब में बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो कॉमन ही होंगी। तो मुझे इस वाले कोड को हेड सेक्शन में पेस्ट करना है और इस वाले कोड को मेरे को बॉडी सेक्शन में पेस्ट करना है, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो वापस आप यहाँ पर जो क्लिक करके यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर GTM कंटेनर जो इस वाली प्रॉपर्टी के लिए अभी हम लोगों ने बनाया। तो ये GTM की क्लास नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में अभी GTM के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ से आपको टैग्स मिल जाएंगे जो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाने हैं। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, वापस हम हमारी वेबसाइट के बैकएंड में आ जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो मैं सीधे अपीयरेंस में जाऊंगा। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम फाइल हेडर्स के अंदर में जाऊंगा, और यहाँ पर राइट साइड में आपको एक header.php की फाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये header.php है, तो यही फाइल रिस्पॉन्सिबल है ये हेडर को यहाँ पर लाने के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हेडर में हमारा जो स्क्रिप्ट है वो लगे, सो दैट जब भी हमारा पेज सबसे पहले लोड होता है तो हेडर जो है वो हमारा लोड होता है, तो हमारी स्क्रिप्ट सबसे पहले जो है वो लोड होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी की स्क्रिप्ट जो है वो रन हो, या बाकी का जो कोड है वो रन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो कोड कॉपी किया था उसे मुझे हेड सेक्शन में पेस्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर देखो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद दूसरा जो मेरा कोड है वो बॉडी सेक्शन के लिए है। और ये वाला जो हमारा कोड होता है वो बेसिकली एक नो स्क्रिप्ट टैग होता है, मतलब ये इसी का एक तरीके से अल्टरनेटिव है। मतलब जिन ब्राउजर्स के ऊपर ये कोड नहीं रन हो सकता उन ब्राउजर्स के ऊपर ये वाला कोड रन होता है, दिस फॉर दैट पर्पस। तो मैं सिंपली इसको भी कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर वापस आ जाऊंगा और बॉडी वाले में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं अपडेट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आऊंगा, Ctrl+Shift+R करूंगा, और Ctrl+Shift+R का मतलब हमने इसको रिफ्रेश कर दिया, और मैं यहाँ पर देखूंगा कि अभी ये टैग असिस्टेंट को ले रहा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि टैग असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर लग जो है वो चुका है। बट ये टैग असिस्टेंट आपको दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको ना अभी एडमिन व्यू में या डिबग व्यू में ओपन करके रखा हुआ है। बट एग्जैक्टली आपको यहाँ से भी जो है इस चीज को चेक कर लेना। बताया था आपको अलग अलग तरीके इस चीज को चेक करने के लिए, तो यहाँ से भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि टैग असिस्टेंट मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली लगा है या नहीं लगा है। तो जैसे ही आप इसको टेस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ, आपको पता चल जाएगा कि टैग असिस्टेंट लगा है या नहीं। जैसे यहाँ पर आपको टिक देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, GTM का प्रीव्यू मोड जो है वो ओपन करना है। अब GTM का प्रीव्यू मोड क्या करता है, आपके ब्राउजर को एक प्रीव्यू मोड के अंदर या डिबग मोड के अंदर जो है वो लेकर आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही मैं प्रीव्यू मोड ओपन करता हूं तो अगर आप देखोगे तो अभी मुझे कोई टैग्स वगैरह टेस्ट करने तो हम बड़ी आसानी से कर सकता हूं। तो ये मेरा ब्राउजर एक स्पेशल डिबग व्यू के अंदर जो है वो आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखो, डिबग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज व्यूएबल इन टैग असिस्टेंट विंडो। तो ये हमारी टैग असिस्टेंट विंडो है। सो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू ऑन दिस पेज, उसका एक तरीके से जो प्रीव्यू है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई मैं अगर यहाँ पर इवेंट करता हूं तो मेरी डेटा लेयर के अंदर क्या आता है वो सारी चीजें मेरे को देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपकी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो रही है और टैग असिस्टेंट कनेक्टेड यहाँ पर लिख के आ रहा है और वो डिबग व्यू में प्रॉपर्ली ओपन हो पा रही है, विच मीन्स दैट कि आपका जो कंटेनर
का सेटअप है या कंटेनर का जो कोड अभी आपने लगाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो प्रॉपरली जो है वो लग चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमारा भैया जीटीएम जो है वो वेबसाइट से कनेक्ट हो गया। अब हमें GA4 का भी अकाउंट जो है वो बनाना है। तो मैं आ जाता हूं सीधे गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर। तो यहां मैं सीधे टाइप करूंगा analytics.google.com और मैं गूगल एनालिटिक्स 4 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। सिंपली मेरे को यहाँ पर स्टार्ट मेजरिंग मेंशन करना है। अब यहाँ पर भी आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है। तो मैं फिर से ना अकाउंट का नाम यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दूंगा। बेसिकली आप ब्रांड का ही नाम मेंशन करते हैं। एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हो सकती हैं, इस बात को आप समझिए। तो एक अकाउंट जनरली एक बिजनेस को, एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। मान के चलते हैं आपकी ब्रांड के अंदर 3 वेबसाइट्स हैं, एक लैंडिंग पेज है, एक और 2 और वेबसाइट्स हैं। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो 2 अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर आपकी कोई ऐप है तो वो भी आपकी बोली जाएगी प्रॉपर्टी, बट क्योंकि वो एक ही बिजनेस की है तो वो कहलाएंगे आपके अकाउंट। बात समझ में आ रही कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले होता है अकाउंट, उसके बाद होता है प्रॉपर्टी, और पुराने वाले जो GA4 थे उसके अंदर एक व्यू भी होता था। यहां पर व्यू नहीं होता है, यहां पर सीधे अकाउंट्स हैं एंड देन प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर मैंने अकाउंट का नेम मेंशन कर दिया। अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग्स आप ऑन कर दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो ये नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी क्रिएशन, दैट इज वेयर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करनी। तो मैंने प्रॉपर्टी का जो नेम है वो मेंशन कर दिया। अगेन हमारे सिनेरियो में यही है। और रिपोर्टिंग टाइम जोन आपको थोड़ा ये सारी चीजें ना ध्यान से मेंशन करनी, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल हो रहा है इंडियन रुपीस के अंदर और आपने यहाँ पर जो अपनी करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड सेलेक्ट कर रखी है, तो दिक्कत हो जाएगी रिपोर्टिंग में। तो कोशिश करें कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से आप मेंशन करें। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, थोड़ी सी बिजनेस की डिटेल्स भी मांग रहे हैं आपसे, तो यहाँ पर मैं रैंडम कुछ बिजनेस की जो डिटेल है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहे हैं चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब आपको परेशान नहीं होना है कि सर मैंने जनरेट लीड जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कुछ जो एनालिटिक्स है वो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भैया कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ये बस इसलिए सो दैट जो डैशबोर्ड आपका बने वहां पर प्रॉपर सेटिंग्स के साथ जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाए। आप बाद में चाहें तो ड्राइव सेल्स वाली जो मेट्रिक है उनको भी ला सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आप लीड सेलेक्ट करना चाहें लीड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ड्राइव सेल्स करना चाहें तो ड्राइव सेल्स कर लीजिएगा। मैंने फॉर एग्जांपल लीड्स को सेलेक्ट कर लिया, तो मैं क्रिएट करता हूं। यहां पर ये और भी मेरे से कुछ चीजों को एक्सेप्ट कराएगा, मैं फटाफट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाता हूं। और अब हमारा जो GA4 का एक अकाउंट है वो आप ऐसे समझिए कि वो क्रिएट हो चुका है। अब GA4 के अंदर अब ध्यान से देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा। तो GTM का अकाउंट बन गया, ठीक, वेबसाइट से कनेक्ट हो गया GTM। GA4 का अकाउंट बन गया, बट अभी कनेक्शन कुछ नहीं हुआ है। GA4 का कोई कनेक्शन अभी वेबसाइट के साथ नहीं है। तो इन चीजों को पढ़िए। स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा में बी श्योर दैट यू आर इन द रिलेवेंट एनालिटिक्स अकाउंट एंड प्रॉपर्टी। हाँ जी वो तो हम हैं। चूज द सोर्स ऑफ योर डेटा बिलो, कहां से डेटा लाना चाहोगे, तो हम वेब से लाना चाहेंगे तो अभी वेब सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यू विल व्यू इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग द डेटा कलेक्शन टैग टू द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है, हमारी वेबसाइट है जो अभी हम लोगों ने देखी, एंड डेटा कलेक्शन टैग वही हम कोड की जो है वो बात करें। यू कैन ऐड एडिशनल डेटा सोर्सेज बाय रिटर्निंग टू डेटा स्ट्रीम्स एंड क्लिकिंग ऐड स्ट्रीम। सो स्ट्रीम का एक नया कॉन्सेप्ट GA4 के अंदर आपको देखने को मिलता है। सो स्ट्रीम कुछ नहीं, स्ट्रीम को एक पाइप समझो आप, एक पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन के 2 एंड होते हैं, तो एक एंड डेटा सोर्स से कनेक्ट होगा और एक एंड एनालिटिक्स से कनेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम। तो एक स्ट्रीम आपकी एक प्रॉपर्टी एक वेबसाइट के लिए है बेसिकली, तो दैट इज बेसिकली स्ट्रीम, इसीलिए उसको डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। तो हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है वो वेब है। अभी के लिए मैंने वेब सेलेक्ट कर लिया। अब ये वेबसाइट का URL मांग रहा है, मैं आराम से वेबसाइट का यहाँ URL जो है वो मेंशन कर देता हूँ। स्ट्रीम नेम में मैं जो है वो वेबसाइट का नेम यहां पर ही मेंशन कर देता हूं। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर ये आपसे क्या बोल रहे हैं, ये इनहांस्ड मेजरमेंट का एक ऑप्शन है जो यहां आपको देखने को मिलता है। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप इनहांस्ड मेजरमेंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। इनहांस्ड मेजरमेंट क्या है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई स्क्रॉल करता है तो हम बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल एज एन इवेंट जो है वो GA4 के अंदर आपकी वेबसाइट से भेज देंगे। आपको कस्टमाइज करके कुछ भी जो है वो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, स्क्रॉल इवेंट के पॉइंट ऑफ, हम बाय डिफॉल्ट भेज देंगे। आउटबाउंड क्लिक्स की इवेंट जो हम भेज देंगे, तो आपको लगेगा बड़ी अच्छी चीज है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही। पुराने वाले गूगल एनालिटिक्स के अंदर ये सब नहीं था, GA4 के अंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट जब आप थोड़ी सी मार्केटिंग एनालिटिक्स समझेंगे ना, तो ये स्टैंडर्ड टाइप के इवेंट जो है वो सेंड करते हैं। अगर आपको कुछ बहुत ही कस्टमाइज चीजें सेंड करनी है तो यहाँ से हो नहीं पाती है। तो मैं तो जनरली क्या करता हूं, मैं इसको सबको जो है ना वो ऑफ कर देता हूं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ चीजों को भी ऑफ कर सकते हैं। फॉर्म इंटरैक्शन वगैरह तो बहुत ही गलत तरीके से ट्रैक होते हैं। कोई बंदा जाकर ना फॉर्म
का जो नेम ईमेल वगैरह होता है वहां पर भी जाकर अगर क्लिक करता है, मतलब सबमिट पे नहीं भी किया, फिल करने के बाद और थैंक यू पेज लोड नहीं हुआ, उसके बाद भी वो लीड को तरीके से जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है, कभी नहीं करता है। तो मैं इसको तो बिल्कुल ही नहीं आपको रिकमेंड करूंगा। और बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रैकिंग जो आपको देखने को मिल रही, उतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैकिंग है नहीं, वो बड़ी आसानी से आप जो है वो कर लेंगे। तो इसलिए इन सब को मैं पर्सनली जो है ऑफ कर देता हूं, बाकी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्रिएट एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर आप देखोगे हमारी ये जो स्ट्रीम है ये बन गई है, ये इसकी एक स्ट्रीम आईडी है, राइट। हम चाहें तो और भी जो स्ट्रीम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करूंगा, हमसे बोल रहा है कि अब अपना जी टैग जो है वो सेटअप कर दें। तो ये कह रहा है इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, सब पार्टनर है वर्डप्रेस के अंदर, ये प्लगइन बताएगा, आप इंस्टॉल कर लोगे, कनेक्ट हो जाएगा, बड़ा आसान है। बट हम वो कह रहे हैं कि हमें नहीं करना है, हमें मैनुअली इंस्टॉल करना है। तो मैनुअली में भी जो मैं जी टैग की बात कर रहा था आपसे, जी टैग डॉट जेएस की मैं जो बात कर रहा था वही तो है। देखो जी टैग डॉट जेएस ही तो है, ये गूगल टैग जिसको बोलते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो। अब इसको कॉपी करके हम चाहे तो वेबसाइट में जाकर, अपीयरेंस में जाकर, हेडर डॉट पीएचपी में जाकर वहां चिपका दे। हम चाहे तो जीटीएम की मदद से भी इसको जो है वो चिपका सकते हैं। कैसे, देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहां गया, मैं टैग पे गया और टैग पे जाने के बाद और यहां मैं न्यू टैग के ऊपर आता हूं, टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और यहां से मैं HTML सेलेक्ट करता हूं और ये कोड मैं यहां पर लगा देता हूं और इसको मैं फायर कर देता हूं ऑल पेजेस के ऊपर। तो अगर मैं इसको सेव कर दूं तो मेरा जो GA4 का gtag.js है या गूगल टैग जो है ये हमारी वेबसाइट के ऑल पेजेस के ऊपर फायर होने लगेगा। तो ये भी एक तरीका, इसको बस सेव करने की जरूरत है, ये बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो ये है, जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि गूगल टैग मैनेजर की मदद से भी आप जो है वो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर की मदद से इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे भी लगा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी जहां पर हम लोग गूगल टैग मैनेजर की जो GA4 की टेम्पलेट है, गूगल एनालिटिक्स की टेम्पलेट है, उसको हम यूज करेंगे। तो मैं यहां से जो हमारी GA4 की यूनिक मेजरमेंट आईडी होती है, जो G करके होती है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं वापस आऊंगा गूगल टैग मैनेजर के ऊपर, न्यू के ऊपर जाऊंगा, यहां पर टैग में इसका नाम रख दूंगा GA4। टैग कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊंगा और यहां से मैं GA4 सेलेक्ट कर लूंगा। देखो ठीक है, गूगल टैग, जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स सेलेक्ट करोगे GA4 नहीं आता, बेसिकली गूगल टैग आते। तो बस आपको टैग आईडी मेंशन करनी। तो सर वो जो बाकी का कोड था वो कहां गया? अरे भैया वो टेम्पलेट के फॉर्म में ऑलरेडी है, यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेम्पलेट के फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैंने टैग आईडी जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर दी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से यहां पर एक चीज जो है वो समझने की जरूरत है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाना है और यहां सेंड पेज व्यू को फॉल्स कर देना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। टैग आईडी हमने मेंशन करी, ठीक है, मैं चाहूं तो इसको ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूं। ठीक है, प्लस किया मैंने और इसका नाम रख दिया GA4 ID और इसको मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूं। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर GA4 स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जब भी मेरे को GA4 की ये वाली आईडी उठाने की जरूरत पड़ेगी, मैं केवल इस वेरिएबल को उठाऊंगा। वेरिएबल को कैसे उठाते हैं? यहां से जैसे मैंने डबल करली ब्रेसेस डाले और यहां से मैं GA4 का जो हमने अभी वेरिएबल बनाया है उसको हम उठा लेंगे। ठीक है, यहां से, मतलब अभी इसलिए नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि हमने अभी उसको सेव वगैरह नहीं किया कुछ, तो मैं वापस आपको तुरंत यहां से दिखा देता हूं। एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है बेसिकली। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको GA4 का जो आईडी है वो देखने को मिल गई, जो वेरिएबल था। तो हमने वेरिएबल उठा लिया। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड पेज व्यू को फॉल्स करना है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं GA4 को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट तो करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ GTM, बट जो सेंड पेज व्यू है उसको फॉल्स कर रहा हूं। मतलब यहां पर जो चीज आपको देखने को मिली थी, जो अभी इनहांस मेजरमेंट में पेज व्यू बाय डिफॉल्ट टिक था, बाकी सारे इवेंट्स हमने ऑफ कर दिए थे। इनहांस मेजरमेंट को जब आपने ऑफ किया तो कह रहा है कि जैसे ही तुम टैग लगाओगे वो बाय डिफॉल्ट सारे पेज व्यू को जो है वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। बट मैं क्या कह रहा हूं कि सेंड पेज व्यू को फॉल्स कर दो। क्यों सेंड पेज व्यू को ट्रैक मत करो, यानी पेज व्यू को बेसिकली ट्रैक मत करो। सर पेज व्यू को क्यों नहीं ट्रैक कराएं? बिकॉज पेज व्यू को एज एन इवेंट हम अलग से जो है वो ट्रैक कराएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोगों को जो है वो सेलेक्ट करना है ऑल पेजेस, इनिशियलाइजेशन नहीं, ये इनिशियलाइजेशन नहीं, ऑल पेजेस हम लोग को सेलेक्ट करने की जरूरत है और इसका नाम मैं रख देता हूं GA4। सेव कर दिया। अभी ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, उसके बाद हम वापस आते हैं न्यू के ऊपर। इसके बाद आपको क्या करना है, GA4 को पेज व्यू बताना है, क्योंकि भैया एक बार हमने पेज व्यू को क्या किया, फॉल्स कर दिया, इसलिए यहां पर आपको पेज व्यू सेंड करना है और ये एज एन इवेंट सेंड करना है। तो वही हमारी GA4 की आईडी जाएगी और यहां इसी तरीके से आपको पेज व्यू लिखना है और इसको हमें फायर कर देना है ऑल पेजेस के ऊपर। दैट्स इट, सेव। तो वो GA4 बाय डिफॉल्ट जो पेज व्यू
सेंड करता है उसको ना यूज करके इस तरीके से आपको यूज करने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स जो है वो हम लोगों ने कर ली। गो टू होम करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरीके से हमारे जो पहली जो शुरुआती हमें जरूरत है GA4 को कॉन्फ़िगर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कर दी। अब GA4 के अंदर एक ऑप्शन होता है, यहाँ आओ डिबग व्यू। तो डिबग व्यू में आप जो भी इवेंट्स को डिबग करेंगे यहाँ पर, वो बेसिकली आप डिबग व्यू में देख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिबग व्यू जो है वो करके रखा हुआ है, ठीक है, ओपन करके रखा हुआ है। अब हम इवेंट्स जो है वो सेंड करेंगे। तो मैं GA4 के ऊपर वापस आता हूँ, प्रीव्यू करूंगा यहाँ से, मतलब कुछ टेस्टिंग करेंगे इवेंट्स की। ये डिबग एंड प्रीव्यू का यही मतलब होता है, यही इसका काम है, यही मैंने आपको बताया भी था। तो जैसे मैं ओपन करूंगा यहाँ पर, आप वापस आएंगे अगर डिबग व्यू में, तो यहाँ पर आपको भी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। कभी कभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, बट आपको भी देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि कुछ जो इवेंट्स हैं वो बेसिकली आ रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही ये वाला हमारा पेज जो है पहला लोड हुआ, आप देखो 2 टैग्स हमारे जो है वो फायर हुए। एक GA4 का टैग फायर हुआ और एक GA4 का इवेंट टैग फायर हुआ, जो बेसिकली पेज व्यू की इंफॉर्मेशन जो है वो GA4 को सेंड कर रहा है। देखो विद इन 2-3 सेकेंड्स आपने क्या देखा, एक बाय डिफॉल्ट इवेंट आया है फर्स्ट व्यू का, उसके बाद पेज व्यू का इवेंट जो आया, उसके बाद अगर आप देखो तो सेशन स्टार्ट का जो इवेंट है वो आया हुआ है। तो इस टाइप से आपके इवेंट्स जो है वो GA4 के अंदर अगर डिबग व्यू में भी आने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपका GA4 जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है वेबसाइट से। इसके बाद में आकर इतने जो टैग्स हैं उनको लाइव कर देता हूं। अभी जो टैग थे वो टैग मैनेजर के अंदर है, बट ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय नहीं हुए। तो बोलो सर ये कहां से दिख रहा है, ये सारी चीजें ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहां पर भी जो डिबग व्यू है उसको ओपन करके रखा हुआ है, यहां पर भी डिबग व्यू है उसको ओपन करके रखा हुआ है, इसलिए आपको ये डेटा दिख रही है। बट अभी भी ये टैग्स वेबसाइट के ऊपर लाइव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पब्लिश जो है वो करना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या किया, हमने समझा GA4 क्या होता है, हमने कुछ बारीकियां जो है वो GA4 की समझी। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये भी बात करी कि अलग अलग तरीके जो है वो हो सकते हैं GTM को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के। एक तरीका बेसिकली हम लोगों ने यूज किया, जिसमें हम लोगों ने header.php फाइल से ही GTM जो है उसको कनेक्ट कर दिया। बट हेडर फुटर प्लगइन्स करके आती हैं और एक GTM for WP प्लगइन भी होती है। तो अलग अलग बेसिकली प्लगइन्स की मदद से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने कोई भी प्लगइन का यूज नहीं किया। तो GTM के बाद फिर हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंस्टॉल कर दिया। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग इस अकाउंट में प्रैक्टिस करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां पर हम लोग जो डेमो अकाउंट है उसको यूज करेंगे। जहां कुछ ऐसी डेटा की जरूरत होगी जहां पर मेरे पास पहले से जो गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट्स हैं उनसे आपको दिखाई जा सकती है रिपोर्टिंग्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, रिपोर्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। AI वगैरह का अगर कहीं पर यूज हो सकता है वो भी किया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर कमेंट करके जाइएगा कि मैंने एंड तक वीडियो को देखा है, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए, ताकि हम और ज्यादा ऐसे वीडियोस जो है बनाते रहें आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।